नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम यहाँ पर हिंदी में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो क्या है बच्चों? संधि। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर समास। अब संधि करने से पहले आपको एक चीज आना बहुत जरूरी है, और वो क्या है? वर्ण विच्छेद। ठीक है, क्या बोला बच्चों मैंने? वर्ण विच्छेद। अब एक चीज ध्यान से समझिए, हमने सिलेबस के टाइम या वर्णमाला के टाइम ये बात देखी थी कि हमारे जितने भी शब्द है, वो कमल वाली क्लास याद करिए आप सभी, कमल और लमक वाली। मतलब जितने भी शब्द हैं वो शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, वो शब्द बिना अर्थ के नहीं होते, है ना। ये बात हमने करी थी और शब्द में भी हमने थोड़ा सा यहाँ पर देखा था। अब हमने ये बोला जब शब्दों का कुछ अर्थ निकलता है तो ये शब्द बड़े ही सूत्रों से या बड़े ही सोच समझकर बनाए गए होंगे, और इसी शब्द रचना के लिए उसको हम क्या कहते हैं? बनाए गए होंगे, मतलब शब्द की रचना। इस शब्द रचना के लिए हमने 4 चीज़ों का प्रयोग किया। हम अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो शब्द हैं वो बड़े ही मीनिंगफुल और बड़े नियमों से बने हैं, और वो 4 चीज़ें क्या थी बच्चों? संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। इन 4 चीज़ों से हमने शब्दों को बनाया है हिंदी के। इसके अलावा अगर हम दूसरे शब्द देखें तो हमने फिर वो दूसरी भाषाओं से एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि शब्द बने, उस शब्द रचना में हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं क्या? संधि। और उस संधि को करने से पहले हमको वर्णों का विच्छेद करना आना चाहिए। ये वर्ण विच्छेद का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? वर्ण विच्छेद का मतलब क्या होता है? दिए गए शब्द में से आप जब बच्चों स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि, या फिर मैं कह दूं स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखते हैं, तब उस चीज को क्या कहा जाता है? वर्ण विच्छेद। जब आपकी जो स्वर ध्वनि है, क्या वर्णमाला में मैंने आपको स्वर पढ़ा दिया है और क्या मैंने व्यंजन पढ़ा दिया है, तो स्वर और व्यंजन दोनों चीज का ज्ञान आपको है। तो जब आप दिए गए शब्द में से स्वर को अलग कर दोगे और व्यंजन को अलग कर दोगे तो वो चीज क्या कहलाएगी? वर्ण विच्छेद। बिल्कुल इजी से स्टार्ट करें हम। उदाहरण के लिए जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों? कमल। कोई मात्रा नहीं है, हम इसी से चालू करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 3 वर्ण है ना। लेकिन अगर मैं इसको तोड़ूं, ठीक है, अलग करें, और आपको ऐसा लग रहा होगा तीनों के तीनों क्या है? व्यंजन। अब हम इसमें से स्वर और व्यंजन दोनों को क्या करते हैं? अलग करते हैं। अब याद करें व्यंजन वाली क्लास, मैंने बोला था यदि व्यंजन स्वरों की सहायता ना लें तो अपने आप को कैसे प्रदर्शित कर रहे थे बच्चों? वो हलंत से। क्लियर बात समझ में आई? अब जैसे ही मैंने हलंत लगाया तो इसका तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि ये दिया गया व्यंजन जो है वो कैसा हो गया है? स्वर रहित। स्वर उससे क्या चला गया बच्चों? बाहर। तो कौन सा स्वर है जिसमें कोई स्वर नहीं? उसमें अ। ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट बना। आ पर आकर अंत किसी चीज का होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? अकारांत भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वर्ण कैसा था? अकारांत था। ठीक है, अब क निकला, अ निकला, दोनों को मिलाओगे तो ये का कंप्लीट हो गया बच्चों। माँ पे चले अब हम, तो माँ से मैं स्वर को अलग कर दूं तो ये माँ अलग हो गया। फिर क्या निकला इससे? आ। बिल्कुल धीरे धीरे समझा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद ल है, ल से आपने फिर क्या अलग कर दिया? अ। इस प्रकार आपने देखा कि इसमें से स्वर और व्यंजन ध्वनियाँ क्या हो गई बच्चों? अलग अलग। ये कौन सी ध्वनि निकली? व्यंजन। और जो बाकी की बचे ये वाली, ये हमारे क्या हैं? स्वर। बचे स्वर। क्लियर बात समझ में आई? इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है यहाँ पर? वर्ण विच्छेद। एक थोड़ा सा मात्रा वाला ले, जैसे हमने लिखा यहाँ पर गुरु। अब अच्छा बताओ, ये गुरु सही है कि ये गुरु सही है? ध्यान दे, यहाँ पर आपको ये याद रखना है बच्चों कि बड़ा ऊ और छोटा ऊ का तात्पर्य क्या होता है। जब भी र में ऐसा गुंडी वाला लगा रहे ये, तो इसको हम क्या कहते हैं? गुरु, बड़ा गुरु या बड़ा ऊ। ठीक है, और अगर कुछ नहीं लगा, सिंपल ऐसा र बना हुआ है
तो वहां पर क्या मीनिंग है उसका, छोटा ऊ। क्लियर बात समझ में आ रही है बच्चों। और अगर मैं देखूं कि गुरु की शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो वो कौन सी है, ये। इतनी बात समझ में आई। अब हम इसको आगे तोड़ें तो देखिए, स्टार्ट करें। ग के बाद इसमें स्वर कौन सा है, आ अब नहीं है, आ की जगह क्या है, छोटा ऊ हो गया। उसके बाद क्या है बच्चों, र के बाद क्या है फिर, छोटा ऊ। इसके अलावा और कुछ बचा क्या, नहीं बचा। मतलब अब इसमें स्वर और व्यंजन ध्वनि पृथक पृथक हो गई। मतलब ये क्या हो गया हमारा, वर्ण विच्छेद। ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर एक और शब्द लिख लूं, जैसे कोयल, ठीक है, तोड़ने की कोशिश करो। क, उसमें एक और स्वर कौन सा है, देखो ये मात्रा किसकी है, वर्णमाला से अपन को याद हो गया ना, ओ। धन उसके बाद क्या बना, य, उससे क्या निकला, कुछ नहीं, मतलब अ। फिर उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर, ल, फिर कुछ नहीं, मतलब बच्चों क्या हो गया, अ। अब कभी कभी, हालांकि हमको ऐसा, सॉरी हलंत नहीं लगा इसमें, कभी कभी ऐसा होता है कि ये वर्ण विच्छेद करने को हमको आ जाता है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए हमको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न नहीं पढ़ना है। जैसे ऐसे प्रश्न एसआई वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं, और उसमें क्या होता है कि ये ओ को किसी और तरीके से लिख देता है। क्या आपने वर्णमाला पढ़ी है तो जल्दी से बोलिए बच्चों कि ओ किससे मिलकर बना है, गुड, आ प्लस ई से। किससे मिलके बना है, आ प्लस ई से कि ऊ से, बोल दिया तो आप भी बोलेंगे क्या, आ प्लस ई, नहीं, आ प्लस ऊ से मिलके बना है। मतलब वहां पर आप इसको ये भी लिख सकते हैं क्या, ये का प्लस आ प्लस ऊ प्लस य प्लस फिर आ, फिर उसके बाद ल, और फिर उसके बाद क्या हो गया, अ। तो कभी कभी ऐसा होता है जब ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम्स होते हैं उसमें ये ना देकर ये दे देता है, तो कोई गलत किया क्या हमने, नहीं किया, कोई बात नहीं। ठीक है। अब यहाँ पर आपको वर्ण विच्छेद करते टाइम कुछ और कॉन्सेप्ट याद रखने पड़ते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर बोल दूं अंक, ठीक है, फिर बताओ जल्दी से, बिंदी लगी है, इस बिंदी का मतलब क्या है, कौन सा आधा अक्षर है यहाँ पर, न, नहीं, क्या, अंगा, गुड। ठीक है। तो ये अ के बाद फिर से मैं आ को अलग करूं क्या, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये स्वर है, अपने आप में ये क्या है, पूर्ण है, स्वतंत्र है, तो इससे कुछ नहीं अलग होता स्वर से। अब व्यंजन के पहले क्या आ गया है, अंगा आ गया है क्या, अंगा। ठीक है। तो आपने क्या लिखा, अंगा, फिर उसके बाद क, और फिर उसके बाद क्या लिखा आपने, अ। क्लियर बात समझ में आ रही है बच्चों, यहाँ पर वर्ण विच्छेद समझ आया। इसी प्रकार आपको अब क्या करना है, जितने वर्ण दिख रहे हैं, अब आप अपना नाम हो गया या मम्मी का नाम, पापा का नाम, आपको जितने शब्द हैं या मुंह से जितनी ध्वनियां निकल रही हैं, आप सबका क्या करेंगे, प्रैक्टिस के लिए वर्ण विच्छेद करके देखेंगे। अब ये वर्ण विच्छेद क्यों आवश्यक है, अब हम ये देखते हैं। इस वर्ण विच्छेद का ज्ञान इसीलिए जरूरी है बच्चों क्योंकि हमको संधि करना है। ठीक है। तो मतलब नेक्स्ट अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्या, संधि। पढ़े, देखो अगर मैं संधि को तोड़ूं तो ये क्या निकलेगा, समधनधि बराबर संधि। क्लियर बात समझ में आई। मतलब संधि का तात्पर्य यहाँ पर यह होता है कि जब आप क्या करते हैं, किसी चीज को जोड़ते हैं, तो मैं यहां पर बोलूं सिंपल जोड़ दें तो संधि हो जाएगी क्या, नहीं। ठीक है। तो क्या होगा, जब आप किन्हीं वर्णों को जोड़ें तो उन वर्णों से वर्ण विकार उत्पन्न हो। वर्ण विकार उत्पन्न हो का मतलब कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, या कोई नया स्वर बनेगा, उसे हम, या फिर व्यंजन बनेगा, या कुछ नया वर्ण बनेगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, संधि। मतलब एक परिभाषा बन के तैयार हुई हमारे सामने कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न, क्या बोला बच्चों मैंने, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार क्या कहलाता है, यहाँ पर संधि कहलाता है। जब तक ये विकार या परिवर्तन उत्पन्न नहीं होगा तब तक वो संधि नहीं है। तो क्या आप दो वर्णों को केवल जोड़ सकते हैं क्या, बस
जोड़ सकते हैं क्या? तो ये बोलते हैं हाँ। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देखते हैं, वो है बच्चों का संयोग का। ठीक है, ये बोलते हैं कि यदि दो वर्णों में विकार उत्पन्न ना हो और वो दो वर्ण सिंपल क्या हो जाए, जुड़ जाए, कोई परिवर्तन उत्पन्न ना हो, तो वो चीज हमारी क्या कहलाती है? संयोग। उदाहरण के लिए जैसे मैंने यहाँ पर बोला क्या? राम धन लखन, कुछ नहीं हुआ, सिंपल जुड़ गया, ये क्या हुआ? राम लखन। ठीक है, या फिर मैंने यहां पर बोला आशा धन राम, बराबर क्या हुआ? आशा राम। बापू नहीं, ठीक है, आशा राम हुआ बच्चों। अब देखो यहाँ पर जब हमने दो जोड़ा इसे, तो कोई विकार यहाँ पर क्या नहीं हुआ? उत्पन्न नहीं हुआ। क्लियर बात समझ में आ रही है? अब देखिए यहाँ पर आप बोलना मैडम आपने संयोग का कॉन्सेप्ट तो बता दिया, अब संधि में भी तो बताओ विकार कैसे उत्पन्न होता है। तो इतना समझ में आया? ये परिभाषा को याद रखने के लिए मैंने ये बताया आपको कि अगर परिवर्तन उत्पन्न नहीं हो रहा है तो वो संयोग है, और परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है, विकार उत्पन्न हो रहा है, तो संधि है वो। कैसे विकार उत्पन्न हो रहा है तो उसका भी एग्जाम्पल देखें क्या? जैसे किसी भी संधि को करने से पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए कि यहां पर एक बात बोली उन्होंने, क्या? पद, या फिर बोला शब्द, दो शब्द होंगे। ठीक है, ये बोलते हैं कि संधि को करने के लिए आपके पास दो पद या दो शब्द होना चाहिए, तभी आप वहां पर संधि करेंगे और उस संधि से क्या होगा बच्चों? विकार उत्पन्न होगा। तो ये कहते हैं कि जो भी संधि के लिए पहला पद होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उदाहरण के लिए मैं यहां पर ये लिख दूं गण, उसे हम क्या कहते हैं? प्रथम पद। प्रथम पद, ठीक है। और जो संधि करने के लिए दिया गया दूसरा पद होता है, उसे हम कहते हैं द्वितीय पद, पर पद, या फिर उत्तर पद। क्लियर बात समझ में आई? अब यहां पर देखिए, इन दो पदों को जब हम जोड़ेंगे तो जुड़ेंगे कहां से ये? तो ये बोलते हैं कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण जुड़ेगा और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण का मेल होगा, और ये दोनों वर्ण जब जुड़ेंगे तो यहां पर क्या उत्पन्न होगा बच्चों? विकार या परिवर्तन उत्पन्न होगा। मतलब इनके जुड़ने से परिवर्तन उत्पन्न होगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे परिवर्तन उत्पन्न हुआ। जैसे यहां पर अब हमारे पास क्या हो गया? गण। अब भी हमने वर्ण विच्छेद का कॉन्सेप्ट देखा। ड़ को अगर मैं तोड़ूं तो यहां से लास्ट में क्या निकला बच्चों? अ। जैसे इसको मैंने तोड़ा तो इससे क्या निकला? ये अ, और इसका स्टार्टिंग का वर्ण क्या है? ई। ठीक है, इसके पहले कुछ नहीं है। अब इन दोनों को मैं मिलाऊं क्या? क्या मिलाया मैंने? देखो तो यहां पर आ प्लस ई, तो आ प्लस ई, जल्दी देखें, वर्णमाला में हमने पढ़ा है मिलकर क्या बनता है, या अब भी जस्ट वर्ण विच्छेद में भी हमने देखा क्या बनता है बच्चों? आ प्लस ई बराबर ए, और ए के लिए मैं जानती हूं मात्रा क्या आती है? ये वाली आती है। तो क्या मैं इस मात्रा को उठा के यहाँ पर लगा दूं और इन दोनों शब्दों को क्या कर दूं? गायब कर दूं। तो बनने वाला शब्द क्या बनेगा? जैसे यहाँ से मैं आ को, जैसे इससे मैंने क्या किया? आ को गायब कर दिया, तो ये क्या बन गया बच्चों? छोटा अड़ा बना। और यहाँ से ईश है, तो ई को मैंने क्या कर दिया? गायब कर दिया। क्यों? क्योंकि ई तो इधर आ गया और इसका आ यहाँ पर आ गया, दोनों ने मिलकर क्या बनाया? ए। तो हमने क्या करा? इस चीज को गायब कर दिया, तो बचा क्या? श। इन दोनों ने मिलकर क्या विकार बनाया? ए। जैसे ही ए की मात्रा यहाँ पर लगी, ये क्या हो गया? पूर्ण हो गया, और ये हलंत यहाँ से हट गई। तो बनने वाला शब्द जो हुआ वो क्या हुआ? गणेश।
क्लियर बात समझ में आया? तो ये जो है हमारा विकार उत्पन्न हुआ और इसी विकार को हमने क्या बोला, ये क्या है, संधि। अब ये पहला कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैंने बिल्कुल आराम से आपको समझाया। एक बार हम फिर देखते हैं बच्चों यहाँ पर कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार क्या है, संधि। और ये विकार कौन से वर्णों की बात कर रहा है, तो प्रथम वर्ण का अंतिम अक्षर और द्वितीय वर्ण का प्रथम वर्ण, इन दोनों से क्या उत्पन्न होगा यहाँ पर, विकार। और ये विकार हमने देखा कैसे, आ प्लस ई बराबर क्या विकार बना, या नया बना या परिवर्तन हुआ, ए। और यही ए के कारण ये क्या कहलाई, संधि। जबकि आशाराम या राम रहीम या जो भी हमने शब्द देखे उसमें, या फूलमाला हमने शब्द देखा, उसमें हमने विकार उत्पन्न नहीं देखा। क्लियर बात समझ में? इतनी बात पूरी क्लियर है बच्चों? कहीं पर कोई डाउट तो नहीं है? अब हम आगे बढ़ते हैं। यही विकार या परिवर्तन जो उत्पन्न होते हैं, इन्हीं आधार पर संधि को किन्हीं भागों में बांटा है। और ये भी कहते हैं कि ये जो विकार और परिवर्तन उत्पन्न होते हैं, ये हर किसी वर्ण में उत्पन्न नहीं हो जाते, इसके लिए नियम है। तो क्या नियम है यहाँ पर? तो ये बोलते हैं, ध्यान से नियम समझेंगे आप। संधि करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान होना चाहिए बच्चों। यहाँ पर पहली बात, अब जब भी मैं प्रथम पद बोलूंगी तो आप समझ जाइएगा मैं किसकी बात कर रही हूँ, उत्तर पद बोलूंगी तो आप समझ जाइएगा क्या बात कर रही हूँ। यहाँ पर हिंदी विद्वान कहते हैं कि प्रथम पद और उत्तर पद या द्वितीय पद होंगे, ये दोनों ही पद हमेशा कैसे होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। बिना सार्थक शब्दों में संधि यहाँ पर नहीं होती है, मतलब हर किसी शब्द में संधि हो जरूरी नहीं है। पहली बात समझ में आई। दूसरी बात, जब भी आप संधि करेंगे तो मेक श्योर कि वो जो शब्द है वो संस्कृत का हो, क्योंकि संधि हमेशा संस्कृत के शब्दों में की जाती है। क्लियर बात समझ में आई? हाँ, वो बात अलग है अगर आप किसी बुक्स को पढ़ेंगे, जैसे लूसेंट जैसी बुक, तो उसमें पीछे साइड के पेज में ये बात लिखी हुई है कि हिंदी की संधि। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ बच्चों कि हिंदी की संधि को अभी मान्यता प्राप्त नहीं है, अभी उस पर रिसर्च चल रही है। यदि वो कल को ये मान्यता प्राप्त कर दें कि ये नया नियम है संधि या वर्ण बनाने का, तो हम उसको भी बिल्कुल देखेंगे। लेकिन अभी हम आइडियल देखें तो संस्कृत के शब्दों में, या फिर संस्कृत के शब्दों को मैं बोल दूं यहाँ पर, तत्सम शब्दों में ही संधि होती है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ये देखना है, संधि करने के पश्चात, मतलब जब आपने दोनों वर्णों को जोड़ दिया है और आपको जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है, जो वर्ण आपको, जो शब्द आपको प्राप्त हुआ है, वो शब्द और जो दिया गया शब्द है, जब आप दोनों को देखेंगे तो तोड़ा हुआ और जुड़ा हुआ दोनों शब्दों के अर्थ सेम होना चाहिए, इनके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो तब यहाँ पर वो सही संधि होगी, अन्यथा वो संधि क्या हो जाएगी, गलत। ठीक है, अब हमारी इतनी चीज समझ में आ रही है। रूल्स आपको याद रखना है। आप यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे कि मैम प्रोजेक्टर में कौन सी संधि है बताए, पंखा में कौन सी संधि है बताए, नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि जब हम इन संधि को कर रहे हैं तो वो जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं, उन्हीं विकार उत्पन्न होने के आधार पर संधि के प्रकार या भेद बोले गए हैं बच्चों। ठीक है, और ये कहते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, और वो 3 प्रकार कौन कौन से, तो यहाँ पर ये कहते हैं कि पहली होती है आपकी कौन सी, स्वर संधि। ठीक है, दूसरी होती है आपकी व्यंजन संधि, और तीसरी होती है आपकी विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि नाम से स्पष्ट है, जब 2 स्वर के मिलने से विकार उत्पन्न होगा तो बनाई गई संधि कौन सी संधि होगी, स्वर संधि होगी। व्यंजन संधि, जब 2 व्यंजन या फिर स्वर व्यंजन या फिर व्यंजन स्वर
के मेल से कोई विकार उत्पन्न होगा तो वो संधि कौन सी कहलाएगी? व्यंजन संधि यहाँ पर कहलाएगी। विसर्ग संधि के लिए ये कहते हैं कि जब स्वर और व्यंजन का मेल किसी विसर्ग से हो जाए और जो विकार उत्पन्न होगा तो उसे हम कौन सी संधि कहते हैं बच्चों? यहाँ पर विसर्ग संधि कहते हैं। यहाँ जब भी मैं बोलूँ कि स्वर व्यंजन या व्यंजन स्वर, तो आप अंडरस्टूड रखेंगे इस बात को कि प्रथम वर्ण का अंतिम अक्षर, द्वितीय वर्ण का प्रथम अक्षर। क्लियर बात समझ में आ रही है? अब ये कहते हैं कि ये जो स्वर है ना बच्चों, वो 5 प्रकार से अपने आप को जोड़ते हैं और विकार उत्पन्न करते हैं। इसी आधार पर स्वर संधि के इन्होंने 5 भेद बताए, ठीक है। और वो 5 भेद कौन कौन से थे? तो सबसे पहले कहते हैं ये यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। दूसरा कहते हैं ये यहाँ पर गुण स्वर संधि, क्लियर। तीसरा कहते हैं ये यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि, क्लियर बच्चों। अगला बोलते हैं कौन सा? यण स्वर संधि। और लास्ट अयादि स्वर संधि। अब चूंकि ये सारी क्या है बच्चों? स्वर संधि है, तो इनमें स्वर का ही मेल होगा, लेकिन अलग अलग स्वरों का मेल होगा और अलग अलग यहाँ पर क्या होंगे? विकार उत्पन्न होंगे। इसीलिए इनने स्वर संधि के क्या भेद बताए? 5 भेद बताए, ठीक है। ये तो कुछ बेसिक जानकारी थी संधि के बारे में। अब हम क्या करेंगे? एक एक संधि को देखते हैं, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे बच्चों? इसमें मैं आपको बता दूं हम संधि कैसे करेंगे। हम पहले संधि के नियम देखेंगे विथ एग्जाम्पल। जैसे ही हमारी स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग संधि खत्म होगी, हम क्या करेंगे? पूरे जो संधि है उनके मिक्स एग्जाम्पल लेंगे और फिर हम उनको तोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें आपका असाइनमेंट वर्क भी होगा, मतलब मैं यहाँ पर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस दूंगी जो आए हुए हैं या जो आ सकते हैं, और आप वो मिक्सअप रहेंगे, ठीक है। और आपको उनको मुझे सॉल्व करके बताना है। यदि कोई दिक्कत जाएगी तो मैं लाइव क्लास में आपसे वो चीज़ डिस्कशन करूँगी। बढ़े आगे, चलिए साइड हेडिंग हम देखते हैं। आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। दीर्घ स्वर संधि, देखिए दीर्घ मतलब क्या होता है? हमने वर्णमाला में पढ़े थे, जल्दी रिवाइज करो वर्णमाला वाली कॉपी से। दीर्घ स्वर क्या थे बच्चों? 2 समान वर्णों के मेल से बना नया स्वर वर्ण क्या कहलाता था? दीर्घ स्वर। यही रीजन है कि पहले मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाया, ठीक है, और उसके बाद हम संधि पढ़ेंगे। अब हमारी संधि बहुत इजी हो जाएगी, बिल्कुल डरना नहीं है आपको, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि परिभाषा याद है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 नंबर में कभी कभी परिभाषा भी पूछ लेता है, तो आपको अभी भी कोई टेंशन की बात नहीं। तो अपन उसकी परिभाषा यदि बनाना चाहें तो क्या बनेगा? यदि प्रथम पद के अंत में, यदि प्रथम पद के अंत में छोटा आ, बड़ा आ, छोटा ई, बड़ा ई, या फिर छोटा ऊ और बड़ा ऊ आ जाए, और द्वितीय पद के प्रारंभ में क्या आ जाए? यहाँ पर बड़ा आ, छोटा आ, बड़ी ई, छोटा ई आ जाए, या फिर बड़ा ऊ, छोटा ऊ आ जाए, तो इनसे जो विकार उत्पन्न होगा, जल्दी बताएं क्या बनता है? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। क्या यही दीर्घ स्वर थे? याद करो वर्णमाला की क्लास। तो अब संधि टफ लगी क्योंकि आपकी वर्णमाला स्ट्रांग है, दैट मीन्स आपकी संधि स्ट्रांग है। यही विकार उत्पन्न होगा, और यही विकार तो इसकी क्या है? पहचान। मतलब अगर मैं इसकी मात्रा की बात करूं तो ये क्या होती है बच्चों? बड़ा आ की मात्रा ऐसी, इसकी मात्रा कैसी लगी रहती है? ऐसी, और इसकी मात्रा ऐसी लगी रहती है, यही चीज इसकी क्या है? पहचान। अच्छा, एक बेसिक प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगी। यदि आप किसी चीज को तोड़ते हैं, हम बहुत मतलब कभी कभी गुस्सा आता है तो सामान तोड़ते हैं ना, है ना, या फिर अगर हम घर तोड़ते हैं, ठीक है, तो अपन कैसे तोड़ते हैं उस चीज को? जहां से वो चीज जुड़ी रहती है। या अपन कभी कभी इंसान को भी तोड़ते हैं ना, तो कैसे तोड़ते हैं? जो उसकी कमजोरी होती है अपन वहीं पर क्या करते हैं? हिट करते हैं।
तो वो टूट जाती है। सेम वैसे ही संधि का कॉन्सेप्ट है, जहां से वो जुड़ी है, जहां से वो घर जुड़ा है, जहां से वो पेन जुड़ा है, अगर मैं उस पर थोड़ा सा भी बल दूं तो वो वहीं से टूटेगा। क्लियर बात समझ में? सेम वैसे ही संधि जहां से जुड़ी है वहीं से टूटेगी, ठीक है, और जहां से जोड़ा है वहां पर कुछ ना कुछ दरार तो रहेगी, रहेगी ना, अपन आम जिंदगी में देखते हैं। तो वो दरार है, ये दिखी, यही दरार जब आपको दिखेगी इस शब्द में, आपको यहीं से उसको क्या कर देना है, तोड़ देना है। और तोड़ोगे कैसे? जब दरार आप देखते हो, अगर मैं इस पेन को तोड़ूं तो इसमें भी कुछ उस दरार का भाग दिखेगा और इसमें भी कुछ दरार का भाग दिखेगा। तो क्या इस पोर्शन को मैं प्रथम पद मान लूं, इस पोर्शन को मैं द्वितीय पद मान लूं? मान लिया, रख दूं यहाँ पर। तो जब आप इसको तोड़ेंगे तो एक दरार या तो बड़ा आ बड़ा छोटा आ, या तो बड़ी ई छोटी, या तो बड़ा ऊ छोटा ऊ दिखेगा। और दूसरे पोर्शन की दरार में क्या दिखेगा? अच्छा देखो, जब दरार आप तोड़ते हो तो इसके लास्ट में दिखेगा ये चीज, और जब इसको तोड़ोगे तो इसके फर्स्ट में दिखेगा। तो इसके फर्स्ट में क्या दिखेगा? बड़ा आ छोटा, बड़ी ई छोटी, बड़ा ऊ छोटा ऊ। क्लियर बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल से देखें, जैसे मैंने यहाँ पर शब्द लिखा, क्या लिखा, अब हम इसके एग्जाम्पल देखें। ये क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, परम धन अणु। अब देखो तो आपको दिख रहा होगा मैडम इसमें तो लास्ट में म है, लेकिन म नहीं है। क्यों? वर्ण विच्छेद हम देख चुके हैं, क्या है, यहाँ से अ और यहाँ से क्या निकला, आ प्लस आ बराबर हम जानते हैं कि क्या होता है, बड़ा आ होता है, बड़ा आ। तो यहाँ से मैं इस आ को हटा दूं बच्चों, यहाँ से मैंने एक आ को निकाला तो क्या बचा, छोटा माँ, या फिर मैं बोल दूं कि माँ बचा, और मैं इस विकार को यहाँ पर जोड़ दूं तो क्या बचा, परमाणु। ठीक है, तो मैं इसको अलग करके लिख दूं। समझ आया विकार क्या उत्पन्न हुआ? परम धन अणु बराबर परमाणु। अब मैंने बोला था कि दरार दिखेगी आपको जहां से तोड़ना है, ये देखो दिख गई दरार, दिखे, मतलब ये इंडिकेट करेगा कि भैया मैं बड़ा आ की मात्रा हूं, मेरे को यहीं से तोड़ो। क्लियर बात समझ में आई? उदाहरण के लिए अगला हम देखते हैं। अब हम इसी के नंबर ऑफ एग्जाम्पल देखें। रूल भी समझ में आया, रूल को मैंने गलत तरीके से फिट करके भी बताया। क्लियर बात समझ में आ रही है? देखिए, अब यहां पर अगर हम देखें, यहां पर रजनी धन ईश, फटाक से देखो यहाँ पर क्या आया बच्चों, बड़ी ई। यहाँ पर क्या आया, बड़ी ई। मैम ने बोला था कि बड़ी ई छोटी, छोटी बड़ी, या छोटी बड़ी ई छोटी ई, जो भी मिल जाए छोटी छोटी ई, तो बनेगा क्या, यहाँ पर बड़ी ई ही बनेगा। ठीक है, यहाँ से मैंने इस ई को हटाया, यहाँ से मैंने इस ई को हटाया, इस ई की मात्रा कैसी आती है, बड़ी ई की, और जोड़ दिया यहाँ पर, तो शब्द क्या बना, रजनीश। रजनी धन ईश बराबर क्या बना, रजनीश। मैम ने बोला दरार दिखेगी, दिखी, क्या दरार दिखी, बड़ी ई की मात्रा, तोड़ना यहीं से है। ठीक है, एक रिवर्स देखें इसका। रिवर्स कैसे देखते हैं, मतलब आपको कुछ दिया हुआ है, सिंधु धन उर्मी, आपको शब्द उल्टा दिया हुआ है, मतलब टूटा हुआ दिया हुआ है। ठीक है, आपको जोड़ना है, या तो आपको शब्द दिया रहेगा जुड़ा हुआ, आपको क्या करना है, तोड़ना है। तो एक बार इसमें और देखें, यहां पर क्या हुआ, ऊ छोटा ऊ प्लस यहाँ से क्या निकला बच्चों, बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ ने मिलकर क्या बनाया, बड़ा ऊ। तो यहां से मैं ये मात्रा गायब करूं, यहां से ये मैं गायब करूं, तो बना क्या, सिंधूर्मी। तो आपकी वर्तनी भी क्लियर हुई। यहाँ पर देखो कि सिंधूर्मी में बड़ा ऊ की मात्रा लगती है, ना कि छोटा ऊ की मात्रा। क्लियर बात समझ में आ रही है? एक और एग्जाम्पल, अब हम जुड़े हुए को तोड़ें क्या बच्चों, देखिए, थोड़ा सा इसको रफ कर लूं मैं, 2 मिनट रुकिए। यहां पर शब्द दिया है मुझे महात्मा। ठीक है, कहां से जुड़ा है देखो तो, एक जोड़ ये मिला, दूसरा जोड़ ये मिला। मैम ने बोला था कि दोनों शब्द कैसे होना चाहिए, प्लस के आगे और पीछे के सार्थक होने चाहिए, मतलब उनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए, और प्रायः ये टूटती बीच से है। तो यहाँ पर मुझे ये इंडिकेशन दिखा आ की मात्रा। अब मेरे को पता है, मैं देखती हूँ कि महानायक होता है कि महनायक होता है।
आपको इतनी चीज तो बच्चों याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक हमने हिंदी बोला है, तो आपको सही शब्दों का ज्ञान तो होना पड़ेगा, मतलब रखना पड़ेगा कि शब्द सही मह होता है कि महा होता है। ठीक है, शब्द सही सिंध या सिंधु में से इसके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। क्लियर बात समझ में आई। तो मेरे को अपने पूर्व ज्ञान से ये पता चला कि महा शब्द होता है। अब यहाँ पर देखो, महा निकल गया, अब आ गया, तो आ के सामने मैंने यहाँ पर देखा क्या आना चाहिए, आत्मा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने आत्मा, आत्मा कैसा लिखा जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर बात समझ में आई। तो ये शब्द दोनों सार्थक। तो टूटा कैसा, महाधन आत्मा बराबर महात्मा। रिवर्स रूल अप्लाई करके देखें, आप मेरी बात ना माने, यहाँ पर क्या लिखा है, बड़ा आ, यहाँ पर क्या लिखा है, बड़ा आ, बड़ा आ प्लस बड़ा आ बना, मतलब मैंने संधि जो तोड़ी है या जोड़ी है वो क्या है, सही है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर देखें तो परम का अर्थ भी होता है, यहाँ पर अणु का अर्थ भी होता है। उसी प्रकार हम यहाँ पर देखें रजनी का अर्थ भी होता है और ईश का अर्थ भी होता है। ठीक है, अब आपको अर्थ रखना पड़ेगा याद। रजनी का अर्थ होता है चंद्रमा और ईश का मतलब होता है ईश्वर या फिर पति या फिर इष्ट। क्लियर बात समझ में आई। सेम वैसे यहाँ पर सिंधु का अर्थ भी होता है और यहाँ पर ऊर्मी का अर्थ भी होता है। ऊर्मी मतलब लहर या फिर तरंग, सिंधु की लहर बराबर या सिंधु की तरंग बराबर सिंधूर्मी। क्लियर बात समझ में आई बच्चों, समझ में आया। एक या दो एग्जाम्पल हम इसके और देख लेंगे कहाँ पर, असाइनमेंट में। इस प्रकार आपकी ये कौन सी संधि क्लियर हुई, दीर्घ स्वर संधि। नंबर ऑफ एग्जाम्पल इसके और देखने हैं क्या, जैसे एक या दो और देख लेते हैं। अब अपन तोड़ते हैं इसको। पहला शब्द मैंने लिखा यहाँ पर जनादेश। ठीक है, दूसरा शब्द मैं यहाँ पर लिख रही हूँ परमार्थ। तोड़ो फटाफट। अगला शब्द मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, क्या लिख दूँ, पूर्णांक। ठीक है, हो गया। अगला शब्द लिख दूँ यहाँ पर परमाणु, हो गया था, जनादेश, पूर्णांक। ठीक है, 3 तोड़िए अभी। चलो देखें कहाँ से जुड़े हैं, इंडिकेशन क्या मिला, ये दरार, ये दरार, ये दरार। जन होता है सही शब्द की जना होता है, मुझे पता है जन होता है। ठीक है, प्लस अब आपको ऐसा लगेगा कि देश भी तो शब्द होता है, तो मैं यहाँ पर देश को लिख दूं, जन उसके बाद देश, तो भैया रूल फेल हो जाएगा। कैसे फेल हो जाएगा, यहाँ पर है अ, यहाँ पर आया अ, तभी मिलेगा आपका क्या, बड़ा आ। अगर आपने यहाँ पर देश कर दिया, जन धन देश, ऐसा लग रहा है सही है, लेकिन सही नहीं है। आपको रिवर्स रूल भी अपनाना है। द बचा यहाँ पर, और आ प्लस द हमने वर्णमाला में नहीं पढ़ा कि कुछ बनता है, इसीलिए मेरे को सही शब्द मिला क्या, आदेश। तो जन धन आदेश बराबर जनादेश। क्लियर बात हुई, बात समझ में आई, सॉरी। उसके बाद परम धन, जल्दी देखो, परम शब्द होता है कि परमा होता है, परम। ठीक है, उसके बाद अर्थ होता है कि आर्थ होता है, अर्थ। क्रॉस चेक, क्रॉस चेक, आ और आ ने मिलके क्या बनाया, बड़ा आ। क्लियर बात समझ में आई। अगला पूर्णा शब्द होता है कि पूर्ण होता है, पूर्ण। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अंक शब्द होता है, दोनों सार्थक है। यहाँ पर देखें अ, यहाँ पर अ, दोनों ने मिलके फिर क्या बनाया, अ। मतलब मैंने संधि या जोड़ी है या तोड़ी है, वो दोनों ही क्या है, सही है। उम्मीद है कि आपको यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि विथ एग्जाम्पल समझ आई होगी। ठीक है।